उम्मीद है आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, अगर नहीं तो पहले वो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब वो जो देख चुके हैं तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरुआत में एक ऑफिसर के पास वही पजल दिखाया जाता है जिसे वो सॉल्व कर रहा होता है। सॉल्व होते ही उसमें से वही चेन्स निकलती है और ऑफिसर को अपनी दुनिया में ले जाती है और फिर उसे एक मॉन्स्टर बना देती है जिसे हम पिन हेड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इंसान ही है, लेकिन इन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि इनकी यादें मिटा दी जाती हैं। वहीं कर्स्टी असाइलम में होती है। आई नो फर्स्ट पार्ट में हमने कर्स्टी को आजाद देखा था, तो उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि पुलिस कर्स्टी से पूछने आती है कि आखिर लैरी और जूलिया की मौत कैसे हुई। अब कर्स्टी वही बताती है जो रियल में हुआ था, लेकिन पुलिस को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि कर्स्टी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कर्स्टी को असाइलम में भेज दिया जाता है। अब रैनसन नाम का ऑफिसर कर्स्टी से पूछने आता है उन मर्डर्स के बारे में। तभी एक पुलिस ऑफिसर का फोन आता है जो लैरी के घर छानबीन कर रहा है। ऑफिसर बताता है उसे कई सारे कंकाल मिले हैं, साथ ही एक मेट्रेस भी जिसपे खून लगा है और ये वही मेट्रेस है जिसपे जूलिया की मौत हुई थी। रैनसन कहता है उसे साथ ले आओ, पर कर्स्टी ये सुन लेती है। वो कहती है इस मेट्रेस को तबाह कर दो, और इसके पीछे का कारण है कि कर्स्टी जानती है कि जैसे फ्रैंक जिंदा हो गया था वैसे जूलिया भी जिंदा हो सकती है। पर यहाँ पर रैनसन उसकी बात नहीं मानता। ये क्राइम सीन पर मिला सामान है, इसलिए वो इसे रखने के लिए कहता है। इसी दौरान इस असाइलम के इंचार्ज डॉक्टर चेनार्ड अपने असिस्टेंट काइल के साथ यहाँ पर आते हैं। कर्स्टी डॉक्टर से भी उसी मेट्रेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रही होती है। तभी डॉक्टर काइल के हवाले कर्स्टी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। हम देख पाते हैं कि काइल कर्स्टी से अच्छे से बात करता है और उसे बाकियों की तरह ट्रीट नहीं करता। कर्स्टी को अपने साथ वाले रूम में एक लड़की भी दिखती है जो कि पजल सॉल्व कर रही होती है। काइल कहता है इसका नाम टिफनी है और ये यहाँ पर 6 महीनों से है। तब से इसने ना कुछ बोला है और ना इससे कोई मिलने आता है और ये बस पजल ही सॉल्व करती रहती है। खैर कर्स्टी इसके बाद सोने चली जाती है। तभी उसे सपना आता है लैरी का, जो उससे हेल्प मांग रहा होता है। वो कहता है कि वो उस नर्क में फंसा हुआ है और उसे आके बचा लो, बट ये सपना नहीं होता। कर्स्टी फैसला करती है कि वो उस दुनिया में जाएगी, यानी कि उन सेनोबाइट्स के, और अपने पिता को बचा के लाएगी। वहीं डॉक्टर ने उसी मेट्रेस को अपने घर पर मंगवा लिया होता है और ये बात काइल सुन लेता है चुपके से। डॉक्टर घर जाने से पहले कर्स्टी के साथ क्या हुआ ये पूछता है। कर्स्टी लगभग पिछली पूरी फिल्म को एक्सप्लेन कर देती है। इसके बाद डॉक्टर अपने घर चला जाता है जहाँ पर वो मैट्रेस भी आ चुका है और अब उसे चाहिए तो बस खून। डॉक्टर देखना चाहता है कि क्या कर्स्टी सच बोल रही है, इसीलिए वो एक पेशेंट को लेने चला जाता है जिसका खून वो इस्तेमाल करेगा जैसा कि कर्स्टी ने बताया है। हम देख पाते हैं कि काइल भी इसी रूम में छुपा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डॉक्टर करना क्या चाहते हैं। उसकी नजर उसी रूम में पड़े पजल बॉक्स पर पड़ती है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 होते हैं, यानी कि डॉक्टर इन सब पर काफी सालों से रिसर्च कर रहे हैं। खैर डॉक्टर एक मेंटल पेशेंट को लेकर यहाँ पर आते हैं और काइल भी छुप जाता है। डॉक्टर पेशेंट को उसी मेट्रेस पर बिठाकर उसे एक रेजर दे देते हैं। ये पेशेंट अपने आप ही खुद को काटने लगता है और इसका कारण है इसकी बीमारी। इसे लगता है कि इसके शरीर पर कोई कीड़े चल रहे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर अब वही होता है जो फ्रैंक के साथ हुआ था, यानी कि जूलिया फिर से जिंदा हो जाती है और उस पेशेंट को मार देती है और उसका खून भी पी लेती है। काइल भी वहाँ पर ये सब देख रहा होता है और इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर और जूलिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एंड डॉक्टर उसके खून की डिमांड पूरी करने लगता है। वो अपने मेंटल पेशेंट्स को लाकर जूलिया के हवाले कर देता है और उन सभी का खून पी के जूलिया फिर से ठीक होने लगती है और ऑलमोस्ट हो भी जाती है। हमें काइल दिखाया जाता है जो कर्स्टी के पास जाता है और वो सारी बात बताता है जो भी उसने देखा एंड वो भी उसकी बात पर अब पूरी तरह से यकीन करने लगता है। इसलिए बिना देरी किए कर्स्टी और काइल यहाँ पर वापस आ जाते हैं। कर्स्टी उन पजल बॉक्सेस को भी देखती है पर काइल उसको यूज करने के लिए मना करता है। वो ऊपर वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर काफी सारी लाशें होती हैं। तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है और वो काइल को मार देती है और उसका खून पीकर वो पूरी तरह से इंसान बन जाती है। कर्स्टी को वहीं पर डॉक्टर के रूम में उसी पुलिस ऑफिसर की फोटो मिलती है जो कि अब सेनोबाइट बन चुका है, यानी कि पिन हेड। इसके बाद कर्स्टी भी उस रूम में आ जाती है और काइल को मरा पाती है। तभी जूलिया आकर उस पर अटैक कर देती है जिससे कर्स्टी बेहोश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर टिफनी को यहाँ बुलाकर उससे वो पजल बॉक्स सोल्व करवाने लगता है। एंड यहाँ पर एक बात मुझे आपको बतानी है जो कि मुझे भी समझ आई है कि इस बॉक्स का एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे लेमन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है और अगर इसे इस कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व किया जाए तो सेनोबाइट्स नुकसान नहीं पहुंचाते। दरअसल सेनोबाइट्स उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं जो अपनी इच्छा से इस बॉक्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
हैं। अब डॉक्टर जानते हैं कि टिफनी पजल बॉक्स सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, इसलिए उसने उसे यहाँ पर बुलाया है। हम देखते हैं कि टिफनी उसे सॉल्व भी कर देती है, जिससे वहाँ दूसरी दुनिया का गेट ओपन हो जाता है। वो सेनोबाइट्स भी निकल कर आते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि टिफनी ने अपनी मर्जी से इसे सॉल्व नहीं किया है और इसे किसी और ने सॉल्व किया है, इसलिए वो बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जूलिया और डॉक्टर भी उसके अंदर चले जाते हैं और इसके बाद कर्स्टी को भी होश आ जाता है और वो वहाँ पर उसी बॉक्स को देखती है, जिसे लेकर वो उसी के अंदर यानी कि सेनोबाइट्स की दुनिया में चली जाती है। अंदर उसे वही सेनोबाइट्स मिलते हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, पर कर्स्टी कहती है कि उसने तो बॉक्स खोला ही नहीं, वो तो यहाँ पर बस अपने फादर को बचाने के लिए आई है। ये बात सुनकर सारे सेनोबाइट्स हंसने लगते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अब इन सब से बचने के लिए कर्स्टी उस बॉक्स को फिर से सॉल्व करने लगती है, जैसे कि उसने फर्स्ट पार्ट में किया था और इन सबको यहाँ पर भेज दिया था। लेकिन पिनहेड उसका शेप ही चेंज कर देता है ताकि वो यूज ना कर पाए, और वो ये बात भी कहता है कि इसका क्या फायदा, इसे तुम हमें अपनी दुनिया में ही भेज सकती हो, लेकिन इस वक्त तो हम अपनी दुनिया में ही है। खैर कर्स्टी यहाँ से भाग जाती है, लेकिन सेनोबाइट उसका पीछा नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर उसे कभी भी मार सकते हैं। कर्स्टी को भागते भागते टिफनी मिल जाती है एंड ये दोनों साथ हो जाते हैं। जूलिया डॉक्टर इस जगह के उस हिस्से तक आ जाते हैं जहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमें दिखता है जो कि बिल्कुल पिनहेड द्वारा बनाए गए कर्स्टी के बॉक्स जैसा होता है। यहाँ जूलिया बताती है यही इस जगह का किंग है जो कि फ्लैश, डिजायर और हंगर का लॉर्ड है। इसका नाम लेवायथन है, जिसे लॉर्ड ऑफ लेब्रिंथ के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर जूलिया चीट करती है डॉक्टर के साथ और उसे सेक्रीफाइस कर देती है, पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर मरता नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और सच में इसकी शक्ल काफी भद्दी हो जाती है। इसके बाद कर्स्टी को दिखाया जाता है जो फ्रैंक से मिलती है एंड हम देख पाते हैं कि फ्रैंक यहाँ पर कैद है। फ्रैंक यहाँ रिवील करता है कि वो हेल्प वाला मैसेज लैरी ने नहीं बल्कि मैंने भेजा था। कर्स्टी ये सुनते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। वो कहता है उसे वो जाने नहीं देगा जब तक कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कर्स्टी राजी हो जाती है, लेकिन ये झूठ होता है। दरअसल वो यहाँ पर आग लगा देती है जिससे कि फ्रैंक पहले जैसा दिखने लगता है। तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है एंड जूलिया को फ्रैंक का धोखा याद होता है, इसलिए वो भी उसे मार देती है। कर्स्टी टिफनी को लेकर यहाँ से भाग जाती है। तभी ये दोनों एक जाल में फंस जाते हैं जो इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे किसी फैन की तरफ ये दोनों खींच रहे हैं। जूलिया को वो बॉक्स मिल जाता है जो कर्स्टी के पास था। दरअसल भागते वक्त वो जूलिया के हाथ से गिर गया था। जूलिया इन दोनों के पास आकर इन्हें चिढ़ाने लगती है, पर कर्स्टी उसे धक्का दे देती है जिससे वो भी उस जाल में फंस जाती है। टिफनी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर हवा का प्रेशर इतना तेज होता है जिससे जूलिया की बॉडी खींची चली जाती है, पर उसकी खाल वहीं पर रह जाती है। ये दोनों भागकर वहां से बाहर आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ डॉक्टर अपने मॉन्स्टर वाले अवतार में आकर इन दोनों पर अटैक कर देता है। ये दोनों भागकर किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं और ये रूम होता है पिनहेड का, जहाँ पर सारे सेनोबाइट्स होते हैं। इससे पहले कि सेनोबाइट्स इन्हें नुकसान पहुंचाते, वो पिनहेड को उसकी फोटो दिखाती है, यानी कि उसके इंसानी रूप वाली। वो उसे याद दिलाती है कि कभी वो भी इंसान हुआ करता था। वो बाकियों को भी ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम सब एक वक्त पर इंसान हुआ करते थे। हम देख पाते हैं कि पिनहेड को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो सेनोबाइट्स पर भी अटैक कर देता है एंड सबको एक एक करके मार देता है, इवन पिनहेड को भी। और यहाँ उन सेनोबाइट्स के इंसानी रूप को देख पाते हैं। कर्स्टी टिफनी इनकी लड़ाई के बीच यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ जूलिया की खाल और वो बॉक्स होता है। बॉक्स लेकर ये लेवायथन के पास आते हैं और टिफनी उस बॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है एंड वो टिफनी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जूलिया यहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर जूलिया आपस में शुरू हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर टिफनी उस बॉक्स को सॉल्व कर देती है एंड उस बॉक्स का शेप पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर टिफनी पर अटैक कर देता है, जिस दौरान उसके टेंटिकल्स जमीन पे ही अटक जाते हैं और यहाँ पर इतनी नॉलेज होती है जिससे डॉक्टर बेकाबू होकर मर जाता है। और फिर इसके बाद हम देख पाते हैं कि लेवायथन का भी शेप चेंज हो जाता है एंड वो भी काइंड ऑफ बेकाबू हो जाता है और कुछ लेजर जैसा छोड़ने लगता है। लेकिन कर्स्टी टिफनी सही सलामत इस रेल्म से बाहर निकल आते हैं एंड कुछ टाइम बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि अब साथ में होते हैं। कहानी के आखिर में कुछ लोग डॉक्टर के घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक उसी मैट्रेस के पास आ जाता है, तभी उसे कोई मैट्रेस के अंदर खींच लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। तभी उस मैट्रेस में से एक पिलर निकलता है जिसमें कई लोगों के चेहरे होते हैं, जैसे जूलिया और वो आदमी जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था जो कि ड्रैगन बन गया था। वो उस आदमी से उसका प्लेजर पूछता है एंड इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये रही हेलरेजर 1988 की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर सकते हैं एंड मैं जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा।